हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। आई होप आई विश ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही बढ़िया जाए। आप सब लोगों का बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए भाई। राइट, रियली सॉरी, हमें एक क्लास अपनी कैंसिल करनी पड़ी थी, लास्ट वाली। मैं कहीं आउट ऑफ टाउन था, आने में मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, इस वजह से मुझे प्लान थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ गया। बट नेवर माइंड, उस क्लास को हम आगे किसी संडे एक्स्ट्रा करके एक डिले हमारा कवर कर ही लेंगे। ऑल राइट, चलिए भाई। तो अब हम जब क्लास में आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट के आगे की बात हमारे अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग बातचीत बढ़ाएंगे स्टोइक्योमेट्री के बारे में थोड़ी आगे। मैंने आप लोगों से स्टोइक्योमेट्री की बातचीत शुरू करी थी। मैंने स्टोइक्योमेट्री के अलग अलग टाइप्स आप लोगों से डिस्कस किए थे, है ना। मैंने आपसे बातचीत करी थी परसेंटेज प्योरिटी के बारे में, परसेंटेज यील्ड के बारे में जिसको प्रतिशत लब्धि कहते हैं, मिश्रण वाले प्रॉब्लम्स की बात करी थी, श्रृंखला वाली अभिक्रियाओं की बात करी थी। अलग अलग केसेस आप लोगों से डिस्कस किए थे एंड हर केस में एक कॉमन रूल रखा था, और वो ये था कि भाई सबसे पहले सैद्धांतिक मोल निकाल लो। अगर किसी का मास दिया है तो मास बाय मोलर मास करके या कैसे भी रिएक्शन को बैलेंस कर लो, और फिर जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो उन दोनों में पहले बनाओ स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन, उसके बाद में कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से चल जाएगी। चाहे कैसा भी सवाल हो, हर जगह पे हमने करने का तरीका देखा था। परंतु मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे पिछली क्लास के अंदर, प्रतिशत लब्धि वाले सवालों में थोड़ी सी बच्चे को सोचने में तकलीफ हो रही है कि सर सिद्धांतिक मोल, स्टोइक्योमेट्रिक मोल, कैसे मोल। तो बेटा, मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी कि प्रतिशत लब्धि के केस में एक तो वो बात होती है कि प्रोडक्ट का डेटा आपको खुद से दिया जा रहा है, सैद्धांतिक डेटा आपको दिया जा रहा है ना। और एक सैद्धांतिक डेटा वो होता है जो आप स्टोइक्योमेट्री से लिंक करके उस चीज का निकालते हैं। तो जो सैद्धांतिक डेटा सवाल आपको खुद दे दे वो तो है वास्तविक डेटा, कि भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन ने दिया है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो वो है वास्तविक डेटा जिससे आप वास्तविक मूल तक पहुंच सकते हैं। और एक तरीका होता है कि आपको रिएक्टेंट में किसी एक का डेटा दे दे और स्टोइक्योमेट्री लिंक करके सैद्धांतिक मोल आप उसके खुद भी निकालें। तो एक सैद्धांतिक मोल वो जो दिए गए हैं आपको ऑलरेडी, एक सैद्धांतिक मोल वो जो आपने कैलकुलेट करके निकाले हैं, तो उन्हें हम सैद्धांतिक कह देते हैं, और जो दिया जाता है ऑलरेडी उसको हम वास्तविक कह देते हैं। सैद्धांतिक का ही एक नाम रखा हुआ है। तो प्रतिशत लब्धि का फॉर्मूला होता है वास्तविक मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल इंटू 100। वास्तविक मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल इंटू 100। ऑलराइट, पक्का, डन है, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो पहले आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रतिशत लब्धि की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल करके देखते हैं जिससे सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं, प्रतिशत लब्धि वाले। इसके बाद में बेटा हम स्टोइक्योमेट्री के अगले चरण पे जाएंगे, जहां हम लोग बातचीत करेंगे सीमांत अभिकर्मक के सवालों की। जहां पे हम लोग बातचीत करेंगे सीमांत अभिकर्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, इसके बारे में बात होगी। जब इसके बारे में बात हो जाएगी तो हम शुरू करेंगे अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सांद्रता पद। हम शुरू करेंगे अगला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सांद्रता पद, और ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा मेजरली। ठीक है, जितना आज हो जाएगा उतना बढ़िया है। बचा हुआ थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा वो अगली क्लास की शुरुआत में ले लेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, चलिए आइए शुरू करें। अगर हम लोग तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक क्वेश्चन से, प्रतिशत लब्धि वाले। ठीक है, प्रतिशत लब्धि वाले, और उसी से चीजों को यूटिलाइज करेंगे तरीके से। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2a + 3b जो है इससे बन रहा है 4c + 5d, एंड 3c + 4e जो है इससे बन रहा है 5g + 6f। मेक सेंस? ठीक है, हमारे पास यदि a के 7 मूल हैं, हमारे पास यदि a के 7 मूल हैं, तो हमें बताना है g के कितने मूल होंगे। ठीक है, g के कितने मूल होंगे। यदि आपको ये दिया हुआ है कि पहले स्टेप की परसेंटेज यील्ड है 30%, मतलब प्रतिशत लब्धि है 30%, और सेकेंड स्टेप की प्रतिशत लब्धि क्या है, लेट्स से हमें दी हुई है 20%।
हमसे पूछा गया है जी के वास्तविक मूल कितने होंगे। हमसे पूछा गया है जी के एक्चुअल मूल या जी के वास्तविक मूल कितने होंगे। ठीक है साहब, तो आइए ध्यान से बात को समझते हैं। अब एक बात सोचिएगा मेरी, अगर आपको प्रतिशत लब्धि दी है तो प्रतिशत लब्धि या परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है? तो बेटा प्लीज ध्यान से देखें, हम बोलते हैं प्रतिशत लब्धि का अर्थ यह होता है कि वास्तविक मूल अपॉन सैद्धांतिक मूल वास्तविक मूल अपॉन सैद्धांतिक मूल इनटू 100। मेरी बात गौर से सुनना, हर क्वेश्चन में प्रतिशत लब्धि नहीं दी जाती, तो जहां नहीं दी जाती वहां हम सीधा कह देते हैं कि भैया 100% यील्ड है, मतलब जो बन रहा है वही वास्तविक है। पर अगर प्रतिशत लब्धि दी जाए तो इसका मतलब यह होता है कि बन भले ही 5 मोल रहा है, बट वास्तविकता में काम आने लायक या अभिक्रिया में आगे काम आने लायक जो भी है वो कितना है, उसका केवल 30% है। ये बात होती है। जैसे आप अगर यहां देख रहे हैं तो ये वास्तविक अपॉन सैद्धांतिक इनटू 100 है, तो यहां से आपने देखा वास्तविक मूल जो है किसी भी चीज के, वास्तविक मूल जो है किसी भी चीज के वो कितने हो गए, वो बराबर हो गए सैद्धांतिक मूल इनटू प्रतिशत लब्धि डिवाइडेड बाय 100। और हम अभिक्रिया में आगे किसको चलाएंगे? वास्तविक मूलों को ही चलाएंगे। ये भी सैद्धांतिक मूल ही है एक तरीके के, परंतु और ज्यादा एप्ट है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ आती है। अगर ये बात हमको समझ में आती है तो प्लीज गौर से देखिएगा। सबसे पहले आप ये देखें, श्रृंखलात्मक अभिक्रिया है क्या? अगर श्रृंखलात्मक अभिक्रिया है तो एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का क्या होगा? रिएक्टेंट है ना। एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगली रिएक्शन का क्या होगा? रिएक्टेंट। बात समझ आ रही है? मतलब ए से अगर सी बन रहा है तो वही सी यहां पे खप रहा है, और उस सी से क्या बन रहा है? जी। उस सी से क्या बन रहा है? जी। मेक सेंस? बात समझ आ रही है? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला कि सबसे पहला काम क्या करना होता है, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पता करना हो उनमें मोल का रिलेशन बनाओ। तो पता तो वास्तविकता में जी का डेटा करना है, पर डायरेक्ट तो ए से जी जाया नहीं जा सकता, तो एक कॉमन कड़ी पकड़नी पड़ेगी, और कॉमन कड़ी है सी, क्योंकि वो यहां का प्रोडक्ट है और यहां का रिएक्टेंट है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखना, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने ये बोला कि 2 मोल ए से कितना मोल सी बन रहा है? 4 मोल। 2 मोल ए से कितना मोल सी बन रहा है? 4 मोल। बात समझ रहे हो आप? ए के 2 मोल से सी का कितना मोल बन रहा है? 4 मोल। तो ए के 1 मोल से, ए के 1 मोल से सी का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। ए के 1 मोल से सी का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। बेटा ये तो बना आपके पास में 1 मोल से 2 मोल बना, बट आपके पास कितने हैं? 7 मोल है। क्योंकि हमारे पास में 7 मोल है तो हमारे पास सी के कितने मोल बन गए भाई? इतने मोल बन गए। अगर इतने बन गए यानी कि 14 मोल बन गए क्या? यानी कि सी के कितने मोल बन गए? 14 मोल बन गए क्या? बहुत अच्छी बात है भैया, देखो ध्यान से, हमारे पास में सी के 14 मोल बन चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी के मोल बन गए। पर ये सी के सैद्धांतिक मोल बने, स्टोइकियोमेट्री से लिंक करके सैद्धांतिक मोल की। अगर लब्धि 100% होती तो सी के वास्तविकता में 14 मोल ही होते, परंतु अभी लब्धि कितनी है? 30% है। अगर 30% है तो हम बोलेंगे सी के वास्तविक मोल जो हैं वो कितने होंगे? सी के जो भी मोल यहां पे बन रहे हैं उसका 30%। और अगर ये है तो आंसर आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 4.2 मोल। आंसर क्या आ जाएगा? 4.2 मोल। प्लीज देखिए, सही है क्या? बढ़िया। तो बन भले ही 14 मोल रहे हैं, बट काम केवल कितने आ रहे हैं आपके? 4.2 मोल। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का जी? सही है, अच्छी बात। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमने बोला ये बन गया 14 3 42, 42 इंटू 10 420 डिवाइडेड बाय 100 4.2 मोल। अब आप देखें
यानी कि C के यहां कितने मोल आएंगे, यहां पे 4.2 मोल आएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या कि वास्तविक में जो मोल होंगे वही तो आगे रिएक्शन करने में काम आएंगे। तो असली में आगे काम आने वाले कितने मोल हैं, 4.2। अब आप C से क्या निकाल सकते हैं, G के बारे में बातचीत। तो ध्यान से देखना, C के 3 मोल पे G के कितने मोल बन रहे हैं, 5। हमने बोला 3 मोल C से कितने मोल G बन जाएगा, 5 मोल। C के 3 मोल पे G के कितने मोल बन जाएंगे, 5 मोल बन जाएंगे। अगर C के 3 मोल पे G के 5 मोल बन जाएंगे तो C के 1 मोल पे G के कितने मोल बन जाएंगे, 5/3 मोल बन जाएंगे क्या। अगर इतना बन जाएगा तो C के कितने मोल्स हैं आपके पास वास्तविकता में, 4.2 मोल। तो C के 4.2 मोल पे G के बन जाएंगे इतने। अगर इतने बन जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.4। और अगर ये होगा तो हम बोलेंगे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, तो 7 मोल G के बनेंगे। कितने मोल बने G के, 7 मोल। अब ये G के 7 मोल बने अगर लब्धि 100% होती दूसरे स्टेप की, पर यहां लब्धि है कितनी, 20%। है कितनी भाई, 20%। अगर 20% है तो हम बोलेंगे G के एक्चुअल मोल जो हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, 7 का 20%, यानी कि 20/100। 0 से 0 कट गया, 14/10, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.4 मोल। आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 मोल। तो G के कितने मोल्स आ गए दोस्त, 1.4 मोल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.4 मोल हो जाएगा। सही है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, यहां तक सब ठीक है, सब कूल है, बहुत अच्छी बात है। तो G के मोल आ गए 1.4 मोल, यहां तक सब सही, बढ़िया, ओके जी, ऑसम है। अगर यहां तक सब कुछ सही है तो आइए चीजों में आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक की आपको सारी बातें बता दी हैं, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करने के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूं अगले टॉपिक की, बट उस टॉपिक की जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो आपको अभी समझ आएगी। टॉपिक का नाम है सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। पहले हमने बेस बनाया, अब हम उस पे इमारत खड़ी करेंगे। तो भैया लिमिटिंग रिएजेंट की हम बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनना जरा, मैं आपको बताता हूं। देखो आप खुद ही मुझे देखना और बताना, आपका खुद का भी आंसर आ ही जाया करेगा। बट स्टिल अगर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ये बोला कि मेरे पास नाइट्रोजन है, उस पे हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है, ठीक है। मेरे पास में नाइट्रोजन है, उस पर हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। अगर ऐसा है तो मैंने बोला यदि मेरे पास 3 मोल नाइट्रोजन है तो कितना अमोनिया बनेगा। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना। अगर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, अब जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो उन दोनों में रिलेशन बनाना। तो हमने बोला 1 मोल नाइट्रोजन जो है उससे कितना मोल अमोनिया बनता है, 2 मोल अमोनिया बनता है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, सो 3 मोल नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन जाएगा, 6 मोल अमोनिया बन जाएगा, है ना। अगर 1 मोल से 2 मोल बनता है तो 3 मोल से कितना अमोनिया बन जाएगा, 6 मोल। बात समझ आई क्या। सो अमोनिया के कितने मोल बन गए आपके पास में, 6 मोल। क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अगला केस देखना, बहुत आसानी से आपने कर लिया और इसके बारे में हम कब से बात कर ही रहे हैं, तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। अगर मैंने बोला यही रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3, यहां पे इसके लेट से 6 मोल है। मैंने कहा बताओ कितना अमोनिया बनेगा। अगर ये सवाल होता तो, या चलो 6 भी छोड़ो, तुम तो डेटा भी सेम ले लो, तुम यहां पे इसको भी 3 मोल ही कह दो। अब मैं अगर कह दूं कितना बनेगा तो, या 3 मोल कहोगे तो क्या होगा भाई, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि 3 मोल से कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल। तो ये तो वैसे ही आंसर आ गया, ये कितना बन जाएगा, 3 मोल से 2 मोल। अगर मैं ये पूछता तो आप क्या कहते हैं, सर ये तो एक लाइन में समझ आ रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। और आपको दिए वास्तविकता में भी कितने हैं, 3 ही मोल दिए हैं, तो यहां 2 मोल बन गया। तो जब नाइट्रोजन के 3 मोल दिए थे तो अमोनिया के 6 मोल बन गए। जब हाइड्रोजन के 3 मोल दिए हैं तो अमोनिया के 2 मोल बन गए। मेक सेंस।
अगर मैं सवाल में एक ट्विस्ट ले आऊं, प्लीज गौर से देखिएगा ये वाला केस। यदि मैं बोलूं नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन और इससे बन रहा है 2NH3, और अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास इसके भी 3 मोल हैं और मेरे पास इसके भी 3 मोल हैं, अब आप क्या बोलोगे? अमोनिया कितना बना? अब बताओ अमोनिया कितना बना? नाइट्रोजन के भी 3 मोल हैं, हाइड्रोजन के भी 3 मोल हैं, बताइए अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? अब क्या करोगे? तो भैया अभी तक के क्वेश्चंस में, अभी तक आपने जितने भी सवाल करे हैं स्टोइकोमेट्री के, पिछली पूरी क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में, अभी तक भी जो अभी तक 15 मिनट गए हैं, है ना, 10-15 मिनट जो भी गए हैं, उसमें आपने जो भी सवाल करे हैं, आपने देखा होगा किसी एक रिएक्टेंट का डेटा दिया जाता था और सारी कैलकुलेशन उसी से चल जाती थी, है ना। पर ये पहली बार ऐसा एग्जाम्पल आया है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा दिया गया है और फिर आपसे प्रोडक्ट की बात करिए। तो अब सिर्फ नाइट्रोजन का डेटा होता तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेते, सिर्फ हाइड्रोजन का डेटा होता तो हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेते। बट जब दोनों का डेटा हो और बात करनी हो प्रोडक्ट कितना बना है, तो ऐसी स्थिति में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हम बोलेंगे ऐसी स्थिति में हमें जरूरत है LR की। किसकी? LR की। कौन होता है LR? लिमिटिंग रिएजेंट, इसे शॉर्ट में कहते हैं LR। ऐसी स्थिति में जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा पता हो और प्रोडक्ट का डेटा निकालना हो तो हमें जरूरत पड़ती है बेटा LR की, राइट? LR की जरूरत पड़ती है, LR फाइंड करना पड़ता है। तो कौन होता है LR? तो बेटा LR का हिंदी मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट का सीमांत अभिकर्मक। हम कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा अभिकर्मक जिसका क्षय सबसे पहले हो जाए या जो सबसे पहले खत्म हो जाए वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो ध्यान से देखना, किसी भी अभिक्रिया में ऐसा अभिकर्मक, किसी अभिक्रिया में ऐसा अभिकर्मक जो सबसे पहले खत्म हो जाए, वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में ऐसा अभिकर्मक जो सबसे पहले खत्म हो जाए वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। बात ठीक है ना? बढ़िया है, बहुत सही। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे जो अभिकर्मक LR बनता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, जो अभिकर्मक LR बनता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, एवं बाकी अभिकर्मकों के कितने मोल शेष रहेंगे। बाकी अभिकर्मकों की कितने मोल शेष रहेंगे, ये बात हमें LR से ही पता चलती है। ठीक है, और LR के अलावा जितने भी अभिकर्मक होते हैं वो आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। हम बोलते हैं किसी रिएक्शन में
किसी रिएक्शन में एलआर के अलावा, किसी रिएक्शन में एलआर के अलावा जितने अभिकर्मक, एलआर के अलावा जितने अभिकर्मक बचते हैं, एलआर के अलावा जितने अभिकर्मक बचते हैं वे आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं। बात ठीक है, बात समझ आई? अभी सबको यूज करेंगे, बट एक बार मैंने एलआर का इंट्रोडक्शन दे दिया कि सीमांत अभिकर्मक कौन है। किसी भी रिएक्शन में वो वाला अभिकर्मक जो सबसे पहले खत्म हो जाता है वो सीमांत अभिकर्मक है ना। जो भी एलआर बनता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट के मोल कितने बनेंगे और बचे हुए अभिकर्मक शेष कितने रहेंगे, ठीक है। और किसी भी रिएक्शन में एलआर के अलावा जो भी अभिकर्मक बचते हैं वे सभी आधिक्य अभिकर्मक कहलाते हैं। बढ़िया है। आखिरी बात आती है एलआर पहचाना कैसे जाता है। आखिरी बात आती है एलआर पहचाना कैसे जाता है। तो हम बोलते हैं किसी भी रिएक्टेंट में अगर एलआर चेक करना है तो आप क्या करो, रिएक्टेंट्स के लिए आप क्या करो, रिएक्टेंट्स के लिए थ्योरेटिकल मोल मतलब सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का अनुपात ले लो, ठीक है। सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का अनुपात ले लो। जिस रिएक्टेंट के लिए यह अनुपात मिनिमम आएगा हम बोलेंगे जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये अनुपात न्यूनतम आएगा वह एलआर कहलाएगा। वह एलआर कहलाएगा। जिस भी रिएक्टेंट के लिए अनुपात न्यूनतम आएगा वो एलआर कहलाएगा। प्लीज ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया, ठीक है। तो हमें सिर्फ सैद्धांतिक मोल से डिसाइड नहीं करना होता, हमें सैद्धांतिक अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक का रेशो लेना होता है, उससे ये बातें पता चलती हैं। अगर ऐसा है तो अब एग्जांपल देखिएगा, आपको चीजें और क्लियर होंगी। सपोज करिए मैंने आपसे बात करी है N2 गैस प्लस 3H2 गैस और इससे बन रहा है 2NH3 गैस। मैंने बोल दिया इसके भी 3 मोल हैं और इसके भी 3 मोल हैं। यदि आपके पास दोनों के ही 3 मोल हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अमोनिया कितना मोल बनेगा? तो ये पता करने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि ध्यान से देखें, हम बोलेंगे कि सबसे पहले चेक करो कि रिएक्टेंट जो है, सबसे पहले चेक करो इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट एलआर है। अगर मुझे चेक करना है कौन सा रिएक्टेंट एलआर है तो यहां खोपचे में आ जाओ और जो मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताई है वो चेक कर लो, थ्योरेटिकल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक का अनुपात। तो पहले अगर मैंने नाइट्रोजन के लिए ये बात करी तो मैं बोलूंगा बेटा नाइट्रोजन के लिए थ्योरेटिकल मोल है 3 और स्टोइक्योमेट्रिक मोल है 1, तो रेशो आ गया बेटा 3। रेशो क्या आ गया है? 3। अगर मैंने आपसे हाइड्रोजन के लिए बात करी तो हाइड्रोजन के लिए हम बोलेंगे थ्योरेटिकल मोल है 3 और स्टोइक्योमेट्री भी है 3, तो रेशो आ जाएगा 1। रेशो क्या आ जाएगा दोस्त? 1। तो यहां रेशो 3 है और यहां रेशो 1 है। दोनों में से न्यूनतम किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। अगर दोनों में से न्यूनतम ये वैल्यू हाइड्रोजन के लिए है तो हमारा एलआर कौन कहलाएगा? हाइड्रोजन कहलाएगा। हमारा एलआर कौन कहलाएगा? हाइड्रोजन कहलाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले फाइनल मोल्स क्या होंगे? 0। हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले फाइनल मोल क्या होंगे? 0, है ना। हाइड्रोजन का क्षय सबसे पहले हो जाएगा। अच्छी बात है भाई। अगर हाइड्रोजन का क्षय सबसे पहले हो जाएगा तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं प्लीज ध्यान से देखना। हम बोलेंगे अब हाइड्रोजन ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा और नाइट्रोजन कितना बचेगा। नाइट्रोजन को आप क्या कह दोगे? आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य अभिकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। जैसे उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं ना, इसे कह देते हैं एक्सेस रिएजेंट और इसे शॉर्ट में बोलते हैं ईआर।
इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ER। तो वो है LR और ये है ER। बात को समझने की कोशिश करो। अगर ये सेटअप तुमको समझ में आया तो अमोनिया कितना बनेगा ये हाइड्रोजन से पता चलेगा, ना कि नाइट्रोजन से। और अगर ये हाइड्रोजन से पता चलेगा तो हम बोलेंगे कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन जो है इससे कितना अमोनिया बन रहा है, 2 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन जो है इससे कितना मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है, 2 मोल। तो हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा था। अच्छा, हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें दिया हुआ भी 3 ही है। तो वास्तविकता में चाहे इसके 3 मोल ही हो, अमोनिया तो कितना बनेगा, 2 मोल ही बनेगा। अब अगर मैं कहूं नाइट्रोजन शेष कितना रहेगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि भाई 3 मोल हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का 1 मोल क्रिया कर रहा है। 3 मोल हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का 1 मोल क्रिया कर रहा है। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल क्रिया कर रहा है तो आप देख सकते हैं 3 मोल के साथ भी जो स्टोइकियोमेट्री है वही सैद्धांतिक है, तो 3 मोल के साथ 1 मोल ही क्रिया कर रहा है। लेके तुम 3 मोल चले दे तो नाइट्रोजन के शेष मोल कितने रह गए, नाइट्रोजन के शेष कितने मोल रह गए, टोटल 3 थे, 1 मोल आपका क्रिया कर गया, बचा कितना, 2 मोल। बचा कितना, 2 मोल। ठीक है, आपके पास में टोटल 3 पे 1 मोल ना, तो मतलब 3 मोल तो आपके नाइट्रोजन के थे, पर क्रिया 1 मोल नहीं करी है क्योंकि सैद्धांतिक भी एक ही है। तो बचा कितना, 2 मोल। 1 मोल क्रिया कर जाएगा, बीकर के अंदर फाइनली 2 मोल नाइट्रोजन बचेगा और 2 मोल अमोनिया बचेगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था, हो सकता है उतनी फील ना आई हो। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ये P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस, इससे बन रहा है P4O10 गैस। ठीक है, मैंने बोला इसके हैं 10 मोल, लेट्स से इसके हैं 5 मोल। बताओ ये कितना बनेगा। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है, ध्यान से देखना। पहला पार्ट LR कौन होगा ये बताना है, पहला पार्ट ये है। ठीक है, दूसरा पार्ट ER कौन होगा तथा उसके शेष मूल, तथा उसके शेष मूल। ओके, तीसरा पार्ट प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। 3 पार्ट्स हैं हमारे पास में, हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। ये रिएक्शन है जो कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देख सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो क्या, कोशिश करके देखना एक बारी। हाँ जी, हमारे पास फास्फोरस के हैं 5 मोल, ऑक्सीजन के हैं 10 मोल, P4O10 शुरुआत में है नहीं। जैसे जैसे समय बीतेगा, अब आप क्या कह सकते हैं, आपको LR पहचानना है। अगर हमें LR पहचानना होगा क्योंकि रिएक्टेंट में एक से ज्यादा चीज के मोल दिए हैं और सवाल ने खुद ही कह दिया LR कौन होगा, तो पता ही LR निकालना है। तो LR निकालने के लिए तो खोपचे में जाना पड़ता था, बट क्योंकि यहाँ पे इसने पार्ट में पूछा ही है तो हम चेक करेंगे। फॉस्फोरस के लिए सैद्धांतिक मोल है 5, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 1, रेशो आ गया 5। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए सैद्धांतिक मोल है 5, स्टोइकियोमेट्रिक मतलब सैद्धांतिक मोल है 10, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 5, तो रेशो आ गया 2। फास्फोरस के लिए सैद्धांतिक मोल है 5, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 1, तो 5/1 रेशो आ गया 5। ऑक्सीजन के लिए सैद्धांतिक मोल है 10, स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 5, रेशो आ गया 2। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो रेशो जो है वो मिनिमम आ रहा है ऑक्सीजन के लिए, एंड क्योंकि रेशो ऑक्सीजन के लिए मिनिमम आ रहा है तो हम बोलेंगे O2 इज LR। हमारा सीमांत अभिकर्मक कौन है, ऑक्सीजन। हमारा सीमांत अभिकर्मक कौन है, ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट सॉर्टेड।
अगर ऑक्सीजन आपका सीमांत अभिकर्मक है तो ईआर तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस ही है। तो हमारा ईआर कौन है यहां पे भाई? फॉस्फोरस। ईआर कौन है दोस्त? फॉस्फोरस। ईआर ही है जो शेष बचेगा, ईआर ही है जो कि शेष बचेगा। सही है? तुम सोच रहे थे इसके ज्यादा मोल है, इसके कम मोल है, फिर भी ये बचेगा। हाँ, क्योंकि वो इन पे डिपेंड नहीं करता, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे बचेगा आओ देखते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के 5 मोल के साथ फॉस्फोरस का 1 मोल क्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन के 5 मोल के साथ फॉस्फोरस का 1 मोल क्रिया कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ फॉस्फोरस का कितना मोल क्रिया करेगा? 1/5 मोल। 1/5 मोल। इसके 1 मोल के साथ उसका 1/5 मोल क्रिया करेगा। तो बेटा जी ऑक्सीजन के हैं कितने मोल हमारे पास में? 10 मोल। अगर 10 मोल है तो ये कितने मोल बनाएगा? यहां पे क्रिया करने के लिए कितने मोल क्रिया करेंगे? हम बोलेंगे 2 मोल। हमारे पास में कितने मोल क्रिया करेंगे? 2 मोल। अगर फास्फोरस के 2 मोल ही क्रिया करेंगे तो आप ध्यान से देखें, लेके आप 5 मोल चले थे, 2 मोल आपके क्रिया कर गए, 2 मोल आपके क्रिया कर गए, तो शेष कितने बचे? तो हम बोलेंगे फास्फोरस के शेष मोल कितने हो जाएंगे? 5 में से 2 तो क्रिया कर गए, तो शेष हो जाएंगे 3 मोल, है ना? शेष कितने रह जाएंगे? 3 मोल। बढ़िया, ओके। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखें, जो एलआर होता है भाई वही डिसाइड करता है, ठीक है, कि कितने मोल बनेंगे। ऑक्सीजन एलआर है तो इसके 5 मोल पे प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। अगर आप स्टोइक्योमेट्री को कंपेयर करें तो हमने बोला 5 मोल O2 पे कितना मोल P4O10 बन रहा है? 1 मोल। अगर 5 मोल O2 पे 1 मोल बन रहा है तो हम बोल देंगे 1 मोल O2 पे कितना मोल P4O10 बन रहा है? 1/5 मोल। अगर 1 मोल पे 1/5 मोल बन रहा है तो आपके पास हैं कितने वास्तविकता में? 10 मोल। तो 10 मोल जब पूरे के पूरे खत्म होंगे तो इसका बनेगा 2 मोल। कितना बनेगा भाई? 2 मोल, राइट? तो P4O10 बनेगा 2 मोल, ठीक है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ये आपके पास में बचेगा 3 मोल। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? बढ़िया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो एलआर वाला। अगला सवाल आप लोग खुद करोगे क्या? मैं दूं क्या आप लोगों को करने के लिए? हाँ जी, अगला सवाल आप लोग खुद करेंगे क्या? मैं ट्राई करने के लिए दूं क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग ट्राई करिएगा। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। मैंने बोला यदि 0.5 मोल BaCl2 को यदि 0.5 मोल BaCl2 को 0.1 मोल Na3PO4 के साथ मिश्रित किया जाता है Na3PO4 के साथ मिश्रित किया जाता है तो बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे? बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है? ऑप्शंस देखिएगा प्लीज। ऑप्शन नंबर ए है 0.7, ऑप्शन नंबर बी है 0.05, ऑप्शन नंबर सी है 0.30, ऑप्शन नंबर डी है 0.10। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन है। ट्राई करना प्लीज, ट्राई करना। तो भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, कैसे करोगे क्वेश्चन, क्या करोगे इस क्वेश्चन में? हाँ जी,
हाँ भाई, करेंगे डिस्कस। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान से चीजों को सुनना, मेरी बात को। सवाल कह रहा है बेरियम क्लोराइड को सोडियम फॉस्फेट के साथ क्रिया कराया मैंने, तो मैंने बोला ये है BaCl2, इससे मैंने रिएक्ट करवाया है Na3PO4 के साथ। सवाल कह रहा है बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे, तो क्यों ना हम देख लें, आयनिक अभिक्रिया ही तो है भाई। ये है बेरियम आयन और क्लोराइड आयन, ये है सोडियम आयन और फॉस्फेट आयन। तो अगर मैं इनको क्रिस क्रॉस करूं तो यहां का धनायन और यहां का ऋणायन, तो वैल्यू आ जाएगी ये Ba3PO4 होल ट्वाइस, साथ में Na+ और Cl-, ये बन जाएगा NaCl। यहां 3 सोडियम है, यहां 2 क्लोरीन है, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, यहां 2 लगा देते हैं और यहां 3 लगा देते हैं, तो ये तो हो गया 6 और बेरियम हो गया 3 और फॉस्फेट हो गया 2। प्लीज ध्यान से देखो, हमारे पास क्या रिएक्शन कवर हो गई क्या ये रिएक्शन हमको समझ आती है क्या, कि बेरियम क्लोराइड Na3PO4 के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़िया, अगर ये रिएक्शन है तो अब आप देखेंगे ये है 0.5 मोल, ये है 0.5 मोल, इसे इसके 0.1 मोल के साथ क्रिया किया जाता है। हमें बताना है इसके कितने मोल बनेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया है। अगर ऐसा है तो रिएक्टेंट में एक से ज्यादा चीज के मोल दिए हैं, अगर इसका मोल बताना है तो LR निकालना पड़ेगा। LR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, LR निकालने के लिए क्या करोगे, हम बोलते हैं BaCl2 के लिए हम बोलेंगे थ्योरेटिकल मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का रेशो। इसी तरह Na3PO4 के लिए हम बोलेंगे थ्योरेटिकल मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का रेशो। ये वैल्यू हो जाएगी क्या, ये वैल्यू हो जाएगी 0.05, ये वैल्यू हो जाएगी 5/30 यानी कि 1/6, यानी कि 0.16। दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू अगर मिनिमम है तो यही हो जाएगा हमारा LR। ये Na3PO4 हमारा क्या हो जाएगा, LR। अगर Na3PO4 हमारा LR हो जाएगा तो भाई यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो हमने कहा ये बात करें, हम ये बोल देंगे अगर ये डिसाइड करेगा, तो आपको दिख रहा है स्टोइक्योमेट्री पहले लिंक अगर करें तो जिसका डेटा पता हो और जिसका डेटा निकालना हो, उससे हमको ये समझ में आता है कि Na3PO4 के 2 मोल से बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। Na3PO4 के 2 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। तो हम बोलेंगे इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, हाफ मोल। ठीक है जी, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, आधा मोल। अगर 1 मोल से आधा मोल बनेगा तो हमारे पास Na3PO4 के कितने मोल दिए हुए हैं, 0.1 मोल। हम बोलेंगे 0.1 मोल से इसका बन जाएगा हाफ इंटू 0.1 मोल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा भाई बताना, आंसर आ जाएगा 0.05। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0.05, यानी कि आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, ठीक है क्या, बढ़िया। चलो एक सवाल और करते हैं। अगर ये सवाल आपको समझ में आता है और बच्चे अगर खुद से कर पाए थे तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। और अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है 2.8 kg N2 को 2.8 kg N2 को 1 kg H2 के साथ 2.8 kg N2 को 1 kg H2 के साथ क्रिया कराने पर, 1 kg H2 के साथ क्रिया कराने पर कितना kg NH3 बनेगा। सवाल ये है कितना kg
NH3 बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्शन तो आपको पता ही है कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाए थे NH3। अगर ऐसा है तो सोचे ध्यान से, देखें ध्यान से, हम बोलेंगे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इससे बन जाएगा 2 अमोनिया। अगर ये डेटा है हमारे पास, ये रिएक्शन है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन है 2.8 kg, हाइड्रोजन है 1 kg। हमें बताना है ये कितना केजी बनेगा। अब अगर मुझे बताना है कितना केजी बनेगा तो भाई अब बिल्कुल भी पागलों की तरह ये मत करने लग जाना कि दिस बाय 3 और दिस बाय 1 और LR निकाल ले और क्वेश्चन कर लें। प्लीज दिमाग लगाना, वो सारी चीजें केवल मोल पे लागू होती हैं, मास पे लागू नहीं होती। आप कभी भी ये चीजें मास के लिए नहीं कर सकते हो, आपको इनके मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि भैया ये 3, 1 और 2 ये जो है ये स्टोइक्योमेट्रिक मोल है। तो यहां भी तो मोल मांगता है ना अपन को, है ना, भार पॉन मोल थोड़ी कर सकते हैं यार अपन। सही है, तो प्लीज इस चीज में दिमाग लगाएं कि मास को ना चलाएं कहानी में, आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले आप इनके सैद्धांतिक मोल निकालें, तो नाइट्रोजन के सैद्धांतिक मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, और क्योंकि ये केजी में है तो दिस अपॉन ये हो जाएगा 28, ये हटके नीचे 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे एक पावर कट जाएगी, ये हो जाएगा 100 मोल। नाइट्रोजन के कितने मोल आ जाएंगे? 100। इसी तरीके से अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं तो हम बोलेंगे 1 kg मतलब 1000 ग्राम, दिया मोलर भार हो गया 2, तो आंसर आ जाएगा 500 मोल। हाइड्रोजन के 500 मोल है, नाइट्रोजन के 100 मोल है। अगर ऐसा है तो अब आप LR चेक कर सकते हैं, और LR कैसे चेक किया जाता है देखिएगा ध्यान से। नाइट्रोजन के लिए सैद्धांतिक मोल है 100, स्टोइक्योमेट्रिक मोल है 1, तो रेशियो आ गया 100। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें, सैद्धांतिक मोल है 500, स्टोइक्योमेट्रिक मोल है 3, आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0 ऐसे। अगर ये वैल्यू आ रही है तो दोनों में से मिनिमम कौन है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन मिनिमम है। तो हमारा ये तो हो गया LR और ये हो गया हमारा ER। नाइट्रोजन तो हो गया हमारा LR और हाइड्रोजन हो गया हमारा ER। अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन हमारा LR बन गया है। अगर नाइट्रोजन मेरा LR बन गया है तो भाई नाइट्रोजन ही बताएगा कि अमोनिया कितना बनेगा, और उसी से फिर हम मास निकाल लेंगे, है ना। तो अब देखो ध्यान से, आपको ये समझ में आता है कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है उससे 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल नाइट्रोजन जो है उससे 2 मोल अमोनिया बनता है। तो हमारे पास 100 मोल नाइट्रोजन है, उससे कितना मोल अमोनिया बनेगा? 200 मोल। अगर 200 मोल अमोनिया बनेगा तो हमें तो मास निकालना है, तो मास NH3 का कितना आ जाएगा? मोल इंटू मोलर भार, और मोलर भार होता है 17, तो आंसर आ गया 3400 ग्राम। और अगर 3400 ग्राम आ गया तो केजी में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू आ जाएगी 3.4 kg। क्या आंसर आ जाएगा? 3.4 kg। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अमोनिया कितना बनेगा? 3.4 kg। प्लीज ध्यान से देखें, बात को समझें, कोई दिक्कत है तो बताएं। नोट कर लो भाई, यस नोट कर लो प्लीज। मैं पानी पी लेता हूं फिर आगे बात करते हैं। यस ठीक है क्या भैया? चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और, फिर हम सांद्रता पद की तरफ चलेंगे। ठीक है, सारे सांद्रता पद को डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्लीज ध्यान से देखिएगा अगला सवाल, 2p + q gives r। ठीक है, इसका एक टाइप का सवाल और करवाऊंगा, चलो ठीक है, वो स्टोइक्योमेट्री पे ही है, बट कैसा है क्या है वो देखना आप। ये है 8 मोल, ये है 5 मोल, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है आधिक्य अभिकर्मक के शेष मूल ज्ञात करें। सवाल कह रहा है यदि ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में आधिक्य अभिकर्मक के शेष मूल ज्ञात करें, मतलब आधिक्य अभिकर्मक कितना बचेगा वो ज्ञात करना है आपको।
तो पहले रिएक्शन देखे ध्यान से, 2p प्लस क्यू गिव्स आर। अगर रिएक्शन है 2p प्लस क्यू गिव्स आर, तो हमने बोला कि ये है 8 मोल, ये है 5 मोल। अब आप देखें, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा पता हो तो एलआर निकालना पड़ता है। एलआर के लिए रेशो लेना पड़ता है। अगर रेशो लेना पड़ेगा तो पी के लिए वैल्यू आएगी 8/2 यानी कि 4, और क्यू के लिए वैल्यू आएगी 5/1 यानी कि 5। तो पी के लिए रेशो 4 आएगा, क्यू के लिए रेशो 5 आएगा। दोनों में से कम कौन है? पी कम है, यानी कि एलआर होगा आपका पी। एलआर क्या होगा आपके लिए? पी। अगर एलआर पी होगा तो पी डिसाइड करेगा कि आर कितना बनेगा, पी डिसाइड करेगा कि क्यू कितना बचेगा। हमारा ईआर कौन है? क्यू। और हमें इसी के शेष मोल बचाने हैं। हमें एलआर पूछा ही नहीं इस बार, मतलब एलआर से प्रोडक्ट के मोल पूछे ही नहीं, ईआर के बचे हुए मोल बताने। तो ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं क्या, 2 मोल पी के साथ 1 मोल क्यू क्रिया करता है। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? 2 मोल पी के साथ 1 मोल क्यू क्रिया करता है। तो भाई 1 मोल पी के साथ आधा मोल क्यू क्रिया करता है। और अगर 1 मोल पी के साथ आधा मोल क्यू क्रिया करता है तो कितना मोल पी है? 8 मोल। 8 मोल पी के साथ 4 मोल क्यू क्रिया करेगा। अगर 8 मोल पी के साथ 4 मोल क्यू क्रिया करेगा तो आप देखना 5 मोल तो लेके ही चले थे, 4 मोल क्रिया कर गए, तो हम बोलेंगे क्यू के शेष मोल जो हैं कितने हो जाएंगे? 1 मोल। क्यू के शेष मोल कितने हो जाएंगे? 5 में से 4 तो क्रिया कर गए, 1 मोल बच गया। ठीक है, 1 मोल बच गया। तो शेष कितना हो गया? 1 मोल। तो आपके आधिक्य अभिकर्मक के शेष मोल हो गए 1 मोल। आई होप आपको ये बात समझ आती है। ठीक है, बढ़िया है, सही। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, देख लो इसको पहले ध्यान से। कोई दिक्कत है तो बताओ, नोट कर लो। हाँ जी, चलिए भाई आगे बात करते हैं। सुनना ध्यान से, अगला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है यदि जल योजित लवण Na2CO3 .XH2O को गर्म करने पर, प्लीज ध्यान से देखना, यदि जल योजित लवण Na2CO3 .XH2O को गर्म करने पर भार में 63% कमी होती है, भार में 63% कमी होती है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। ये सवाल है, ट्राई करेंगे क्या? ऑप्शन देख लो, 10, 12, 8, 18। 10, 12, 8, 18। प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। 10, 12, 8 और 18। प्लीज देखें इस बात को ध्यान से। हाँ जी, करेंगे डिस्कस। देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसकी रिएक्शन लिखना, क्योंकि है ये स्टोइकियोमेट्री का सवाल। ठीक है, रिएक्शन लिखना, मोल मोल कंपेयर करना, ये भार में कमी किसकी वजह से ये समझना, ये सारी बातें। तो बेटा जल योजित लवण है, आपको ऐसे तो पता है कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं वो विघटित नहीं होते गर्म करने पे, ये बात हम सबको पता है कि गर्म करने पे विघटित नहीं होते। पर अगर हम यहां नोटिस करें तो भाई अगर इसमें क्रिस्टलीकरण के जल के अणु हैं और आप इसे गर्म करोगे तो जल के अणु वाष्प बन के उड़ जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है ना, शुष्क Na2CO3 तो रह जाएगा और जो जल के अणु हैं वो वाष्प बन के उड़ जाएंगे।
अगर ये वाष्प बन के उड़ जाएंगे तो हमने बोला ये अगर 100 ग्राम थे तो बेटा जी जो भार में 63% कमी आई है वो किसकी वजह से आई है? जो जल की वाष्प बन के उड़ गया। तो 63 ग्राम ये तो उड़ गया हवा में, 27 ग्राम ये बच गया बीकर में। लेके 100 ग्राम चले थे, बीकर में 27 ग्राम ये रह जाएगा, 63 ग्राम उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। मेक सेंस? बढ़िया। अगर ये चीज है आपके पास में तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि अगर मैं यहां पे 63 ग्राम मुझे जल का दिया हुआ है, क्यों ना मैं जल के मोल निकाल दूं, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 3 की टेबल से काटेंगे 21, 3 की टेबल से काटेंगे 6 जा, 3 की टेबल से काटेंगे 7 टाइम्स, 3 की टेबल से काटेंगे 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 7/2 मोल। जल के कितने मोल हो गए? 7/2। बहुत सही। अगर मैं इसके मोल निकालता हूं तो हम बोलेंगे कि इसके मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार हो जाएगा 106, तो इसका भार है, प्लस जल का 18 होता है और x जल के अणु है तो 18x। ये आ गए इस लवण के मोल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, हम ये कह सकते हैं कि हमें तो x निकालना है, हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके 1 मोल पे इसका x मोल बनता है ना? तो हम बोलेंगे 1 मोल जो लवण है हमारे पास ये, इससे कितना मोल जल बन रहा है? x मोल जल बन रहा है। ये बात हमको समझ आ रही है। लवण के 1 मोल से जल कितना बन रहा है? x मोल। अगर लवण के 1 मोल से इसका x मोल बन रहा है तो हम बोलेंगे इसके इतने मोल से जल का कितना मोल बनेगा? ये बनेगा। ये बनेगा। ये कितने मोल हो गए? इतने हैं। 100x अपॉन 106 प्लस 18x, इतने मोल जल बन गया। इतने मोल जल बन गया भाई, इतने मोल जल आपका बन गया। सैद्धांतिक तरीके से आपने कंपेयर कर लिया, पर आपको तो जल के वास्तविक मोल भी दिए हुए हैं। और क्या कोई प्रतिशत लब्धि दी है? नहीं दी। कितनी है? मतलब 100%। अगर 100% है तो जो वास्तविक मोल है वही तो सैद्धांतिक मोल है। जो वास्तविक मोल है वही तो सैद्धांतिक मोल है। यानी कि ये जल के मोल आपने निकाले, ये जल के मोल आपको दिए हुए थे, दोनों सेम ही रहेंगे। तो 100x अपॉन 106 प्लस 18x, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7/2 के। और यहां पे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मान क्या आ जाएगा? 10। यहां पे अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मान क्या आ जाएगा? 10। यानी कि आपका लवण क्या बन जाएगा? आपका लवण क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, राइट? लगभग 10 आएगी क्योंकि वैल्यू, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, हमें लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन करने आने चाहिए। प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। सही है भैया? चलो बहुत अच्छी बात है। आइए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक का नाम है सांद्रता पद। ठीक है, अगले टॉपिक का क्या नाम है? सांद्रता पद। हमने स्टोइकियोमेट्री के बारे में बहुत सारी बात कर ली, अब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सांद्रता पद के बारे में, जो इस चैप्टर से हम सीखेंगे और आगे ऑलमोस्ट हर चैप्टर में वो काम आएगा। रिडॉक्स में काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगा, आयनिक साम्यावस्था में काम आएगा, रासायनिक साम्यावस्था में काम आएगा। ठीक है, तो 11th की फिजिकल केम और फिर 12th में तो काम आएगा ही आएगा। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये आप अपने पूरे कोर्स में 2 बार पढ़ते हैं। या तो ये पहले चैप्टर में पढ़ते हैं 11वीं क्लास के, फिर आप लोग दोबारा पढ़ेंगे पहले चैप्टर में 12वीं क्लास के। मजे की बात यह है कि 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में ये आप आखिरी में पढ़ रहे हो, पर मजे की बात यह भी है कि 12वीं क्लास के पहले चैप्टर में आप इसको शुरुआत में पढ़ोगे। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसे क्या कहते हैं भाई? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बेटा सांद्रता पढ़ी जाती है किसी विलयन के लिए।
सांद्रता पढ़ी जाती है किसी विलयन के लिए। तो प्लीज बात को ध्यान से समझिए, विलयन क्या होता है। सबसे पहले हम ये बात समझें, विलयन, विलयन बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विलयन या सॉल्यूशन। क्या होता है विलयन का मतलब, आइए बात करते हैं। तो हम बोलते हैं विलयन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। अब वो दोनों ठोस भी हो सकती हैं, दोनों चीजें द्रव भी हो सकती हैं, दोनों चीजें गैस भी हो सकती हैं। कोई एक ठोस, कोई एक द्रव, कोई एक ठोस, कोई एक गैस, कोई एक द्रव, कोई एक गैस, किसी भी भौतिक अवस्था में आप उन्हें मिला दीजिए। दो या दो से अधिक चीजों का समांगी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। हम बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। हमारे कोर्स में जनरली द्विघटक विलयन ही है, ठीक है। हम जनरली द्विघटक विलयन ही पढ़ते हैं। क्या होता है द्विघटक विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें केवल दो अंग होते हैं, द्विघटक या द्विअंगी विलयन कहते हैं। एक होता है विलेय जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, एक होता है विलायक जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी विलयन में दो अंग होते हैं, एक होता है विलेय जिसे कहते हैं सॉल्यूट, एक होता है विलायक जिसे कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, बहुत सही। चलिए, अगर आपने विलेय और विलायक बोला, अगर आपने विलेय और विलायक बोला तो विलेय को कहते हैं सोल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या होता है विलायक, क्या होता है विलेय? विलायक आपके पास में वो चीज होती है जिसके अंदर कुछ भी घोला जाता है। जैसे नमक को पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, किसी भी चीज को किसमें घोला जाता है, तो जिसमें घोला जाता है वो है विलायक और जिसको घोला जाता है वो है विलेय। ठीक है, जिसमें घोला जाता है वो है विलायक और जिसको घोला जाता है वो है विलेय। या हम कहें किसी भी विलयन में जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। सही है, पक्की बात है। ये बात आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। डिटेल में मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा इस पे विलयन वाला, अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बोल दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लवण, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हाँ ठीक है NaCl प्लस वाटर, तो अब जो वाटर है वो आपका क्या कहलाएगा, विलायक, और NaCl जो है यहां पे वो क्या कहलाएगा, विलेय। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हम बोलेंगे एक चीज जो हमें ध्यान रखवानी है बच्चों को, और वो ये है कि जिन विलयनों में विलायक जल होगा, जिन विलयनों में विलायक जल होगा वे जलीय विलयन कहलाएंगे, वे जलीय विलयन कहलाएंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जिन विलयनों में विलायक जल होगा वो क्या कहलाएंगे, जलीय विलयन कहलाएंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। बढ़िया, ये भी ठीक है। तो अगर कहीं जलीय विलयन लिख दिया तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन गई कि विलायक आपका जल है। ठीक है, विलायक आपका कौन है, जल है। अच्छी बात है ना, बहुत सही। चलिए, यहां तक सारी बात हो गई, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आपकी सारी बातें हो गई हैं तो भाई किसी भी विलयन में विलेय जो है
उसका जो भी अमाउंट डाला जाता है, तो उस विलयन की मात्रा बताने के लिए उस विलयन की सांद्रता बताई जाती है, और सांद्रता बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सांद्रता पदों की। जैसे हम बोलते हैं इतना मोलर विलयन है, या इतना मोलल विलयन है, या इतना परसेंट W/W का विलयन है, इतना परसेंट W/V का विलयन है। तो किसी भी विलयन के अंदर अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी सांद्रता बताई जाती है, और सांद्रता बताने के लिए अलग अलग तरीके के सांद्रता पद हमने डिजाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ सांद्रता पदों के बारे में पढ़ना है। पहले मैं नाम बता देता हूं, फिर मैं एक एक करके शुरू करता हूं। तो हम बोलते हैं किसी भी विलयन में विलय की मात्रा बताने के लिए सांद्रता पद की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर सांद्रता पद की आवश्यकता होती है तो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से सांद्रता पद है। जैसे कि हमने बोला प्रतिशत W/W, जैसे कि हमने बोला प्रतिशत W/V, जैसे कि हमने बोला प्रतिशत V/V। ठीक है, फिर हमने बोला मोलरता, फिर हमने बोला मोललता, फिर हमने बोला मोल भिन्न, ठीक है जी, ये तीन हो गए, ये हो गए। इसके अलावा भी कुछ यूज होते हैं, पीपीएम हो गया, नॉर्मलता हो गई, तो वो चीजें मैं अभी यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे काम नहीं आती। ठीक है, तो नॉर्मलता तो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पीपीएम अभी बताने की जरूरत है नहीं, या बता भी दे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये लो आओ पीपीएम। ये कुछ सांद्रता पद हैं जिनके बारे में मुझे बात आप लोगों से करनी है, तरीके से करनी है, समझ समझ के करनी है। प्लीज इसको ध्यान से देख लें, फिर एक एक करके शुरू करते हैं। अगर मैं एक एक करके शुरू करना चाहता हूं तो ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले बातचीत शुरू करी प्रतिशत वालों की, जिसमें मेरे पास सबसे पहले आया परसेंट W/W, परसेंट W/W, जिसे कहते हैं भार प्रतिशतता। इसे और क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता। जिसे क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता। बढ़िया, बहुत सही। क्या होती है भार प्रतिशतता? ध्यान से समझें भाई, इस चैप्टर के लिए ना मैं एक नोटेशन यूज करने वाला हूं। क्या यूज करने वाला हूं देखना। विलय को हम बोलेंगे बी और विलायक को हम बोलेंगे ए। ठीक है, विलय को हम बोलेंगे बी और विलायक को हम बोलेंगे ए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। प्लीज ध्यान से देखना, प्रतिशत W/W, मैंने बोला कि प्रतिशत W/W किसी विलय के लिए अगर निकलेगा ना तो वो क्या हो जाएगा? विलय का भार अपॉन विलयन का भार। विलयन का भार क्या होता है? विलय प्लस विलायक का भार इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विलय का भार अपॉन विलय प्लस विलायक का भार इंटू 100। ठीक है, ये होता है प्रतिशत W/W ऑफ विलय। ये क्या होता है? प्रतिशत W/W ऑफ विलय। प्लीज ध्यान से देखो, विलय की जो भार प्रतिशतता है वो क्या होती है? विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। इसी तरीके से अगर मैंने विलायक की बात करी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? विलायक का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। विलायक का भार अपॉन कुल भार बोले तो विलयन का भार इंटू 100। ठीक है जी, ये हो गया प्रतिशत W/W। इसको मैं आगे जाके बताऊंगा, इसको हम x भी मानते हैं कुछ चीजों में, बट ये हो गया। बेटा इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल समझो, इसका मतलब समझो। सपोज करो मैंने कहीं पे आपको ये बोला कि मेरे पास 30%
W/W जलीय ग्लूकोज विलयन है। सपोज करिए मैंने ये यूज किया कहीं पे 30% W/W जलीय ग्लूकोज विलयन है। तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ ये है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज है? 30 ग्राम ग्लूकोज है। 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज है? 30 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, प्रतिशत W/W का मतलब है सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, मतलब 100 ग्राम टोटल विलयन में ग्लूकोज कितना है? 30 ग्राम। सही है, 100 ग्राम के विलयन में ग्लूकोज कितना है? 30 ग्राम। इस बात को समझिएगा। तो विलायक ऑटोमेटिकली समझ आ गया, जलीय है मतलब जल है, तो जल कितना है? 30 ग्राम। अगर ग्लूकोज है तो 70 ग्राम जल है। बढ़िया, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला सेकंड, या मैं इस पे एक एग्जांपल करवा दूं क्या? एक सवाल करवा देता हूं, देखना ध्यान से, बहुत ही आसान। हम बोलेंगे 20 ग्राम NaOH को 60 ग्राम जल में घोला जाता है। 20 ग्राम NaOH को 60 ग्राम जल में घोला गया। परसेंट W/W NaOH क्या होगा? हाँ जी, परसेंट W/W NaOH क्या होगा? ट्राई करना, कैलकुलेट करना भाई। सर एसी चलवाना, सफोकेशन हो रहा है बहुत। 20 ग्राम NaOH को अगर मैंने 60 ग्राम H2O में घोला तो मुझे बताना है NaOH का परसेंट W/W। अगर NaOH का परसेंट W/W बताना है तो दोस्त सिंपल सी बात है, विलेय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 100। विलेय कितना है? 20 ग्राम। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला प्रतिशत W/W जो NaOH का है वो कितना हो जाएगा? प्रतिशत W/W जो NaOH का है वो कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे NaOH का भार अपॉन विलयन का भार। विलयन कितना हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक इंटू 100। अगर ये है तो NaOH है हमारे पास में 20 ग्राम, ठीक है। टोटल विलयन का हो गया 20 प्लस 60 इंटू हमने कर दिया 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20/80 इंटू 100। आंसर आ जाएगा 25%। आंसर क्या आ जाएगा? 25% W/W। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो समझाएं। सही है, बढ़िया, बहुत सही। ये क्वेश्चन समझ में आता है, ये इंटरप्रिटेशन समझ में आता है, ये फॉर्मूला समझ में आता है। B मतलब विलेय और A मतलब विलायक। सही है दोस्त, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, सेकंड है परसेंट V/V। सेकंड है परसेंट V/V, जिसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता। जिसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता। प्लीज गौर से देखिएगा। अगर हम इसे आयतन प्रतिशतता बोलते हैं दोस्त, तो आइए इसका मतलब समझते हैं। तो सेम बात है, वहां भार अपॉन भार था, यहां आयतन अपॉन आयतन हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि अगर आपको V/V विलेय का चेक करना है तो वो हो जाएगा विलेय का आयतन अपॉन टोटल आयतन। टोटल बोले तो विलेय प्लस विलायक का आयतन इंटू 100। विलेय का आयतन अपॉन टोटल आयतन इंटू 100। इसी तरीके से अगर मुझे परसेंटेज V/V विलायक का चेक करना है तो वो हो जाएगा विलायक का आयतन अपॉन टोटल आयतन इंटू 100। राइट, ये चीज समझ में आती है। ये हो गया हमारे पास परसेंट V/V। ये हो गया हमारे पास परसेंट V/V। देखिए ध्यान से, विलेय और विलायक। क्लियर है? पक्का जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आती है बात तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसका एग्जाम्पल बोला तो एग्जाम्पल हो जाएगा 30%
सपोज करिए मैंने बोला V/V सुक्रोज जलीय विलयन, 30% V/V सुक्रोज जलीय विलयन, हम क्या बोलेंगे इसका मतलब? हम क्या बोलेंगे भाई इसका मतलब? 30% V/V सुक्रोज जलीय विलयन। इस बात का ये मतलब है कि 100 ml विलयन में, इस बात का ये मतलब है कि 100 ml विलयन में कितना ml सुक्रोज होता है? 30 ml। 100 ml विलयन में कितना ml सुक्रोज होता है? 30 ml। बात समझ में आती है? 100 ml के विलयन में कितना ml सुक्रोज है? 30 ml। या अगर हमें ml नहीं यूज करना तो हम लीटर भी बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं यूनिट ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। 100 लीटर के विलयन में कितना लीटर सुक्रोज है? 30 लीटर। पर हाँ मैं आपको ये बता दूं जो ज्यादा यूज होता है वो ml ही है यहाँ पे, ठीक है? वो क्या है? ml ही है। तो जैसे W/W चला था सेम टू सेम ये है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यस, हाँ जी, यहां तक सब सही? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो आसान था, कर लिया हमने। हम चलते हैं तीसरे सांद्रता पद की तरफ। हम चलते हैं तीसरे सांद्रता पद की तरफ। W/W V/V एक ही बात थी। W/V की बात करी जाए। W/V क्या होता है देखना ध्यान से। हमने बोला प्रतिशत W/V। यदि मैं आपसे प्रतिशत W/V की बात करता हूं तो बेटा इसका मतलब होता है विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है? किसी भी चीज का अगर परसेंट W/V दिया जाता है तो हम बोलते हैं इसका मतलब होता है विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, मतलब विलेय प्लस विलायक का कुल आयतन इंटू 100। विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, राइट? यहां पे इतना भी आसान नहीं है, यहां यूनिट की कंडीशन है। ये ग्राम ही होगा और ये ml ही होगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। W/W में आप ऐसा था कि ऊपर वाला ग्राम तो नीचे वाला भी ग्राम, ऊपर वाला kg तो नीचे वाला भी kg। V/V में भी ऐसा था कि ऊपर वाला ml तो नीचे वाला भी ml, ऊपर वाला लीटर तो नीचे वाला भी लीटर। W/V में क्या है, अगर ऊपर वाला ग्राम है तो नीचे वाला ml होगा। ये फिक्स कर रखा है हमने। अगर ये हमने फिक्स कर रखा है कि ऊपर वाला ग्राम और नीचे वाला ml होगा तो इस चीज का मतलब क्या होगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे ये, अगर मैंने बोला 30% W/V जलीय विलयन, हम बोलेंगे 30% W/V यूरिया का जलीय विलयन, W/V यूरिया का जलीय विलयन। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि 100 ml विलयन में, 100 ml के विलयन में कितना ग्राम यूरिया हुआ? 30 ग्राम यूरिया हुआ। प्लीज बात को ध्यान से समझना। 100 ml के विलयन में कितना ग्राम यूरिया हुआ? 30 ग्राम यूरिया हुआ। ध्यान से देखिए, 100 ml के विलयन में कितना ग्राम यूरिया हुआ भाई? 30 ग्राम। मैंने कहा था ना ml और ग्राम ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 100 ml का विलयन है जिसमें यूरिया का मास 30 ग्राम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जल का मास 70 ग्राम है, वो आपको डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज ml और एक चीज ग्राम है। W/W में तुम कहते थे 100 ग्राम में 30 ग्राम ये है, तो बचा हुआ 70 ग्राम दूसरा है। यहां ml से ग्राम रिलेट हुआ है, तो ना तो ml है ना ग्राम ग्राम है, एक ml है एक ग्राम है, तो आपको फर्क समझना पड़ेगा। तो 100 ml के विलयन में 30 ग्राम यूरिया मौजूद है। देखा ध्यान से? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो समझाइए भाई। हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या है तो समझाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक सब कुछ सही है। आगे बात करते हैं, अगली चीज पे आते हैं। अगला सांद्रता पद क्या है? ये तो आपने तीनों परसेंटेज वाले ढंग से समझ लिए। अब हम आते हैं चौथे सांद्रता पद पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में काम आता है। इसका नाम है मोलरता।
इसका क्या नाम है? मोलरता, एम, कैपिटल एम। प्लीज ध्यान से देखें, इसका नाम है मोलरता, कैपिटल एम। क्या होती है मोलरता? बात को समझिएगा। हम बोलेंगे मोलरता का मतलब होता है किसी भी विलयन की विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हमें किस यूनिट में रखना होता है? लीटर। ठीक है, विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हम किस यूनिट में रखते हैं? लीटर में रखते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर्स। बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज आपको समझ आती है कि विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। यहां पे यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर, या फिर हम इसे बोलते हैं मोलर, या फिर हम इसे बोलते हैं मोलर, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 30 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलने पर, 30 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलने पर मोलरता ज्ञात कीजिए। 30 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलने पर मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी आप इस बात को समझो, ग्लूकोज एक पाउडर है, जल आपका विलायक है। तो किसी ठोस चीज को अगर द्रव में मिलाओगे, वो उसमें घुल जाएगी, तो वो आयतन तो द्रव वाला ही रहेगा। तो 100 ml जल का आयतन है विलायक का, वही 100 ml आपका विलयन का आयतन रहेगा। इतनी बात समझ आती है? अगर 100 ml ही विलयन का आयतन भी रहेगा, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे मोलरता होती है विलय के मूल, विलय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलय के मोल देखने हैं तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो 30 अपॉन 180, ये तो हो गए विलय के मोल, अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। हमें किस में दिया हुआ है? एमएल में। हमें एक लाइन पता है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 ml के बराबर होता है। अगर 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो 1 ml कितने लीटर के बराबर है? 1/1000 लीटर, यानी कि 10 की घात -3 लीटर के। 1 ml अगर 10 की घात -3 लीटर के बराबर है, तो 100 ml जो है ये 100 इंटू 10 की घात -3 लीटर के बराबर है। अगर ये हो गया तो बस अब इसको सॉल्व ही तो करना है। अगर ये चीज आपको समझ आती है तो मोलरता सॉल्व होगी, कितनी आ जाएगी? हम बोलेंगे ये 0 से 0 कट गया, 1 से 6 टाइम कट गया, तो हम बोलेंगे 1/6 इंटू 100, और ऊपर हो जाएगा 10 की घात 3, 2 0 से कट जाएगी पावर, 10/6 यानी कि 6 1 जा 6, ठीक है, 4 0, 6 6 जा 36, फिर आ जाएगा 4 0, तो 1.66 मोलर। मोलरता कितनी आ जाएगी? 1.66 मोलर। प्लीज ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही काम आती है मोलरता हमारे, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। कैसे निकलती है? बहुत आसान है। आयतन को लीटर में रखिए हमेशा, ठीक है, और ऊपर आपको मोल दिया गया भार अपॉन मोलर भार से निकालना आता है। हमारा काम डन। सही है। अगर हमारा काम डन है यहां से, तो आइए मोलरता के बाद में अगली चीज पे चलते हैं। इन सब पे डिटेल्ड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा, बट आज मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगली क्लास में मिक्स सवाल करवाऊंगा, मोलरता मोलरता सबके, और पीवाईक्यूज करेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर उसकी अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, तो 1-2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लिए हैं। आगे वाले चैप्टर्स में हम उसको बैलेंस कर देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, आपका कोर्स ऑन टाइम ही खत्म होगा। हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर। 5वां सांद्रता पद, ये है मोललता। इसे क्या कहते हैं? मोललता, स्मॉल एम। अगर इसे कहते हैं मोललता, जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या अर्थ होता है मोललता का? प्लीज समझिएगा। हम बोलते हैं मोललता बराबर हो जाती है विलय के मूल अपॉन विलायक का भार, और ये भी हमें किस यूनिट में रखना होता है? केजी में। विलय के मूल अपॉन विलायक का भार, और वो भी हमें किस यूनिट में रखना होता है? केजी में।
अगर ऐसा है तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर केजी, या हम इसको बोलते हैं मोलल। हम इसे क्या बोलते हैं? मोलल, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल एम। तो बोलने में मोलर मोलल पता सा नहीं चलता, तो ध्यान रखिएगा, वो है मोलर, ये है मोलल, वो है मोलर, ये है मोलल। क्लियर है? बात समझ आ गई? अगर ये समझ में आता है तो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान। यहां पे आयतन नहीं आता, यहां नीचे विलायक का भार आता है। जैसे मैंने बोला सेम सवाल अगर जो पीछे करवाया था कि कितना ग्राम NaOH है आपके पास में, 30 ग्राम ग्लूकोज है ना, सेम सवाल है एज इट इज। अगर मैंने ये बोल दिया 30 ग्राम ग्लूकोज को, यहां करते हैं, यहां पे जगह नहीं है ना, 30 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोलने पर तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सवाल है। 30 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में अगर घोला जाए तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बेटा जी प्लीज बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको विलयन की मोललता निकालनी है तो मोललता क्या हो जाती है? विलय के मूल, मतलब ग्लूकोज के मूल अपॉन विलायक का भार, और वो भी केजी में। अब हमें तो विलायक का आयतन दिया है, विलायक के भार तक कैसे जाएंगे? तो बेटा दिमाग लगाना, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कुछ दिन पहले कि जल के लिए जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml, और मैंने यहां से एक निष्कर्ष निकाला था कि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए आयतन देता है, पर ये बात ध्यान रखें कि जल का जितना ग्राम में भार होता है ना, उतना ही ml में आयतन होता है। ये बात ध्यान रखें, जितना जल का ग्राम में भार होता है ना, उतना ही ml में आयतन होता है। अगर ये चीज है तो 100 ml जल का मतलब 100 ग्राम जल है ना, यानी कि हमारे पास में गिवन डेटा क्या है? अगर मैं ग्लूकोज के मोल निकालना चाहूं तो मैं बोल दूंगा दिया गया भार अपॉन मोलर भार। दिया गया भार है 30, मोलर भार होता है 180, आप इसको बोलेंगे 1/6 मोल। और अगर आप जल का भार निकालेंगे, ठीक है, केजी में निकालना है ना, तो हमें आयतन 100 ml दिया है तो 100 ग्राम है, और 100 ग्राम है, उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, हम बोल देंगे 0.1 केजी। जल का भार क्या हो जाएगा? 0.1 केजी। जल का भार आ गया, ग्लूकोज के मोल आ गए, तो मोललता कितनी आ जाएगी? हम बोलेंगे 1/6, ये तो हो गए मोल, अपॉन विलायक का भार हो गया 0.1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 0.1, ये चीज हटेगी तो 10 आएगा, आंसर आएगा 5/3 मोलल। अगर आंसर आएगा 5/3 मोलल तो 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, तो 1.66 मोलल। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, सर मोलरता भी इतनी आई थी और मोललता भी उतनी आई। हाँ, क्योंकि जल के केस में घनत्व जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है, तो वैल्यू सेम ही आ जाती है। भार और आयतन एक ही बात है, और जब भार और आयतन एक ही बात है तो मोल तो उसमें भी आ रहे थे, मोल इसमें भी आ रहे थे। हमने बात करके देख ली। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं यहां तक, कोई चीज जो नहीं समझ आई हो बताएं मुझे यहां तक। ठीक है भाई, तो आप मोललता भी निकालना सीख गए, मैंने यूनिट लिख दी, आप मोलरता भी निकालना सीख गए। अब हम चलते हैं मोल भिन्न की तरफ, अब हम चलते हैं मोल भिन्न की तरफ। इससे बेटा ऐसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फैंसी एक्स है, ठीक है। अब आप नाम से ही समझ रहे हैं, मोल भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, मतलब कोई चीज अपॉन टोटल, यही हो गया। तो अगर मैंने मोल भिन्न की बात करी तो किसी विलयन में विलय भी है और विलायक भी है, किसी विलयन में विलय भी है और विलायक भी है। अगर विलय भी है और विलायक भी है तो हम बोल देंगे
विलय का मूल भिन्न हो जाएगा विलय के मूल अपॉन टोटल मूल, और इसी तरह विलायक का मूल भिन्न हो जाएगा विलायक के मूल अपॉन टोटल मूल। प्लीज बात को ध्यान से समझें। विलय के मूल अपॉन टोटल मूल हो गया विलय का मूल भिन्न, विलायक के मूल अपॉन टोटल मूल हो गया विलायक का मूल भिन्न। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे विलय और विलायक के मूल भिन्न को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी Na अपॉन, अच्छा x से हो गया ना ये, तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, और ये रेशियो सॉल्व होके कितना आ जाएगा Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 1। ये वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व होके 1। मतलब आप ये देख लेंगे कि मूल भिन्न का जो सम है वो कितना आ जाएगा 1। मूल भिन्न का जो सम है वो कितना आ जाएगा 1। यानी कि आपको ये समझ में आता है कि अगर ग्लूकोज का जलीय विलयन है और अगर ग्लूकोज का मोल भिन्न 0.4 है तो जल का मोल भिन्न 0.6 हो जाएगा। अगर जल का मोल भिन्न 0.2 है तो ग्लूकोज का मोल भिन्न 0.8 हो जाएगा। टोटल वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, क्लियर है। तो मोल भिन्न हमारे काफी काम आएगा 12th क्लास में, यहां पे ज्यादा काम नहीं आता, पर हाँ मोलरता सबसे ज्यादा काम आती है। मोलरता और मोल भिन्न काम आएंगे बट 12वीं क्लास में काम आएंगे, पर हाँ हमें पता तो सारे होने ही चाहिए। कभी अगर डायरेक्ट ही मोल भिन्न का सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सांद्रता पद का सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, तो जो भी मोल हो अपॉन टोटल मोल वो हो जाता है मोल भिन्न। ठीक है, बढ़िया। एक चीज और थी छोटी सी, पीपीएम, बहुत ज्यादा काम आती नहीं है बट सुन के बस भूल जाना, भूल तो क्या जाना, मतलब ध्यान ही रखना, पार्ट्स पर मिलियन, राइट। अगर पार्ट्स पर मिलियन बोलोगे तो सिंपल सी बात है, पीपीएम किसी भी चीज का क्या होता है, हम बोलेंगे विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 10 की घात 6, क्योंकि मिलियन है, दैट्स इट। विलय का भार अपॉन विलयन का भार इंटू 10 की घात 6, ये है पीपीएम। और अगर पीपीबी होता पार्ट्स पर बिलियन तो उसमें 10 की घात 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 10 की घात 6 मतलब मिलियन, 10 की घात 9 मतलब बिलियन, सिंपल, ऐसे ही कर लेंगे। बढ़िया। तो बेटा जी मैंने आज आपको सारे सांद्रता पदों के बारे में भी बता दिया। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन सभी सांद्रता पदों के सवाल करेंगे। ठीक है, मिक्स सवाल करेंगे, मोलरता देके मोलरता पूछ लेगा, परसेंट W/W देके मोलरता पूछ लेगा, ठीक है, मोलरता देके मोल भिन्न पूछ लेगा, मिक्स वैरायटी के सवाल करेंगे। कुछ अच्छे मोल कॉन्सेप्ट के PYQs और करेंगे। वैसे तो मैंने बहुत सारे PYQs क्लास में कवर करे हैं बट स्टिल कुछ और अच्छे PYQs करेंगे और चैप्टर को देंगे श्रद्धांजलि, ताकि उसकी अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।